तो चलिए दोस्तों, अभी हम बात करते हैं सारे ही इन्वायरमेंट के ऊपर जो केसेस आए हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंस के पर्सपेक्टिव से और प्री के पर्सपेक्टिव से भी। स्पेशली ये मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, एनरिच करेगा आपकी आंसर राइटिंग को। तो सबसे पहला आपका जो केस आता है दोस्तों, वो आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एज अ फंडामेंटल राइट। यानी इस केस में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दे दिया गया। पहला केस आता है आपका सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1991। यहाँ पर जो कोर्ट है उसने रिकॉग्नाइज किया कि राइट टू पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट। यानी राइट टू अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, प्रदूषण मुक्त वातावरण का जो आपका अधिकार है वो एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। और इससे दोस्तों फ़ायदा क्या हुआ कि जो भी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा तो इन्फ्रिंज होगा फंडामेंटल राइट, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा स्टेप्स उठाने पड़ेंगे और लोग जा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ रिट दायर कर सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987। ये ओलियम गैस लीक केस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को लाया गया। अगर कोई भी हजार्डस इंडस्ट्री है, फॉर एग्जांपल एक केमिकल की इंडस्ट्री है और उसमें कोई लीकेज हो जाती है और उस लीकेज के कारण बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलता है जिसकी वजह से जान माल का नुकसान होता है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी यानी प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी होगी वो उस कंपनी की होगी, क्योंकि उन्होंने क्यों सेफ्टी मानकों का सही से ध्यान नहीं दिया या फिर उसकी प्रॉपर चेकिंग नहीं करी, जिस वजह से ये इमरजेंसी हो गई है। और यहाँ पर है एक फिर आपका आगे पॉल्यूटर पेज भी आपका आता है दोस्तों प्रिंसिपल, यानी जो पॉल्यूशन करेगा उसको हर्जाना देना पड़ेगा। और इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ी इन्वायरमेंट के हार्म को लेकर के, यानी अब वो ज़्यादा इन्वायरमेंट का हार्म नहीं करेंगे, अकाउंटेबल हैं, उनको जवाब देना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। यहाँ पर पहला केस आता है वेल्लोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसमें क्या हुआ, इसने इंट्रोड्यूस किया प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो कि मैं आपसे कह रहा था। यानी इसमें प्रिकॉशन आपको लेना पड़ेगा जो कंपनीज़ हैं, और अगर आप पोल्यूशन करते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, जिससे बैलेंस किया जा सके आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को। यानी इकोनॉमी की डेवलपमेंट के साथ आपको जो इन्वायरमेंट है उसकी भी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, वो भी उसकी भी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वो डिग्रेड नहीं करना है आपको ज़्यादा। नेक्स्ट केस इसमें आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। तो इस केस में दोस्तों क्या हुआ कि इसने कंस्ट्रक्शन को अलाउ तो किया सरदार सरोवर डैम पे, लेकिन जो लोग हैं जिनको डिस्प्लेस किया गया था उनके रिहैबिलिटेशन के ऊपर बल दिया गया, यानी उनको जल्दी से जल्दी कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है। अब यहाँ पर क्या सिग्निफिकेंस इसका है दोस्तों, इस हाईलाइटेड द नीड टू वे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगेंस्ट इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन कॉस्ट। यानी यहाँ पर डेवलपमेंट की आपके जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उनसे कहीं ज़्यादा यहाँ पर वजन किसका है, आपके इन्वायरमेंट का और ह्यूमन का, यानी ह्यूमन और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन होगी। अगर आप सरदार सरोवर डैम बना रहे हैं तो बनाइए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की ट्राइब्स हैं, उनको किसी दूसरी जगह डिस्प्लेस कीजिए, उनको प्रॉपर्टी दीजिए और वो जाके कहीं सेटल हों, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। और आसपास जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है दोस्तों, उसको भी ध्यान में देना है और सस्टेनेबली डेवलप करना है किसी भी प्रोजेक्ट को। दोस्तों नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा थर्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के ऊपर। तो टी.एन. गोदावर्मन त्रिमूलपाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसने एक फोकस किया, फोकस ऑन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड एक्सपेंडेड द डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट। यानी इसका फोकस जो था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर था, और इसने फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है उसमें एक्सपेंशन किया कि यानी अब और ज़्यादा चीज़ें फॉरेस्ट के अंदर कवर होंगी। प्लेड अ पिवोटल रोल इन मॉनिटरिंग डिफॉरेस्टेशन एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एरियाज। और इसका जो एक बहुत अहम भूमिका रही है कि आपका जो मॉनिटरिंग है डिफॉरेस्टेशन का, यानी किस जगह पे ज़्यादा पेड़ की कटाई हो रही है, क्या वो सस्टेनेबली लाइबल है या नहीं, तो यहाँ पर ये चीज़ देखी जाएगी और जो फॉरेस्ट एरिया है उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट केस आता है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। अब इसमें क्या हुआ कि इसने कंसर्न रेज किया द प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो कि आपकी स्पेशीज़ इंडेंजर्ड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एशियाटिक लॉयन के ऊपर चिंता जाहिर की। और इसमें क्या हुआ कि स्ट्रेंथ किया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ को और हैबिटेट प्रिजर्वेशन को, यानी यहाँ से
ये चीज़ें हैं 2013 में अगर आप देखेंगे तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ को स्ट्रेंथन करने का काम इस लॉ ने किया कि अब और अच्छी तरीके से हमें एनफोर्समेंट करने की ज़रूरत है और नई पॉलिसीज़ और चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें प्रोटेक्शन के लिए स्पेसीज़ की। फोर्थ आता है क्लाइमेट चेंज एंड एयर पोल्यूशन। इसमें आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया व्हीकुलर पोल्यूशन केस के ऊपर। ये आप इसका ये भी देख सकते हैं कि अगर व्हीकुलर पोल्यूशन केस किस बेसिस पे है तो वो केस था MC मेहता पे। तो मैंडेटेड द यूज़ ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और यहाँ पर मैंडेटरी कर दिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के लिए कि वो CNG का इस्तेमाल करें दिल्ली में। आपको पता है कि दिल्ली में ऑड इवन और इंडस्ट्रीज़ को बंद करना कुछ दिन के लिए। नेक्स्ट केस आता है दोस्तों अर्जुन गोपाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसने रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया फायर क्रैक कॉम्बैट एयर पोल्यूशन। ठीक है, 2017 का केस है कि अब बहुत ज़्यादा ये स्पेशली दिवाली के टाइम में पोल्यूशन जब बढ़ जाता है तो वहाँ पर फायर क्रैकर पर बैन कर दिया जिससे ज़्यादा पोल्यूशन ना हो। फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, और इसमें फोकस किया गया पब्लिक हेल्थ पर और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ड्यूरिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट आता है दोस्तों वाटर पोल्यूशन एंड रिवर कंजर्वेशन। इसमें है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गंगा पोल्यूशन केस। अब इसने डायरेक्ट किया इंडस्ट्रीज़ को जो कि गंगा रिवर के आसपास हैं और वो अपना वेस्ट गंगा जी में फेंकते हैं, जो कि अडॉप्ट करें पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को। अगर दोस्तों आज आप देखेंगे इजराइल में या फिर अदर डेवलप्ड नेशन में तो वहाँ उनके पास वाटर ट्रीटमेंट की जो फैसिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। आप इवन बता नहीं सकते हैं कि कौन सा पानी आपका दूषित है और कौन सा नहीं, क्योंकि उनके पास से जो वाटर ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं वो इतना प्योर कर देती है कि वो दोबारा यूज़ होने लायक पानी बन जाता है और उससे रिवर को कोई भी नुकसान नहीं होता और ना ही वह मैली होती हैं, पॉल्यूटेड होती हैं। तो इसमें क्या हुआ कि एक स्टेप इसने उठाया क्लीन गंगा के लिए और वाटर पोल्यूशन को बचाने के लिए। केस है आपका अलकनंदा हाइड्रो पावर को लिमिटेड वर्सेस अनुज जोशी 2013 में। इसने इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बढ़ रहा है उसका जो है जिक्र किया कि यहाँ से जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं स्पेशली वो डैम पर ही बनाए जाएंगे। आपको पता है कि उससे इन्वायरमेंट को क्या क्या डिग्रेडेशन का सामना करना पड़ रहा है। और इसने जोड़ दिया इकोलॉजिकल बैलेंस इन रिवरीन इकोसिस्टम में। जो आपकी रिवरीन इकोसिस्टम है, स्पेशली अगर हम बात करें जो आपके जीव रहते हैं पानी में फ़िश हो गई और एक्वेटिक एनिमल्स हो गए, तो उनके ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जब वो डैम पे जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ स्पेशीज़ को इससे बहुत ज़्यादा जो है एक्सटिंक्शन का भी सामना करना पड़ रहा है और उनकी डेथ हो रही है। 6 देखेंगे तो अर्बनाइजेशन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। तो पहला केस आता है इंडियन काउंसिल फॉर इन्वायरो लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इसने इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को एड्रेस किया जो कि भिचरी विलेज राजस्थान में है, उसके ऊपर ये केस था और इसने फिर से रीइंफोर्स किया पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल को। नेक्स्ट केस हमारा आता है ओखला बर्ड सेंचुरी केस 2014। इसमें क्या था कि जो इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके अर्बनाइजेशन का इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ पर, उस पे फोकस करना, और इसने मैंडेट किया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाएगा कि जो भी आपके कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अगर कुछ निगेटिव चीज़ें उसमें निकल के आती हैं तो उनको अच्छी सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज़ और सस्टेनेबल मेथड्स को अप्लाई करना पड़ेगा। शायद दोस्तों इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL। यहाँ पे आता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984। रिकॉग्नाइज किया इसने रोल किसका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल एंड सोशल जस्टिस। इसने इनकरेज किया जो एक्टिव सिटीजन्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पर PIL दाखिल करके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट केस आता है S जगन्नाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997। इसने डील किया विथ श्रिम्प फार्मिंग एंड इट्स इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। श्रिम्प अगर आपको ना पता हो दोस्तों तो एक जो आपके कीड़े होते हैं, कीड़े टाइप में होता है, केकड़ा जो होता है उसी टाइप का होता है श्रिम्प, पर उसको खाया जाता है बाहर भी और यहाँ इंडिया में भी कुछ लोग खाते हैं। तो उसकी फार्मिंग से, यानी अगर वो उसकी प्रजाति को कहीं पर भी पालना, जैसे फ़िश फार्मिंग होती है वैसे श्रिम्प फार्मिंग भी होती है, तो उसके इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं इसके ऊपर फोकस किया गया। और यहाँ पर एक्वाकल्चर दोस्तों इसको कहते हैं। आपकी एक्वाकल्चर में आपकी फ़िश फार्मिंग हो गई, आपका श्रिम्प फार्मिंग हो गई, तो ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं और इसमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी चाहिए जिससे कम से कम डिग्रेडेशन हो आपके वाटर का।
दोस्तों नेक्स्ट केस आता है क्लाइमेट जस्टिस एंड इंटर जनरेशनल इक्विटी में, जिसमें आपका रिद्धिमा पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आता है। यहाँ पर रिद्धिमा पांडे एक यंग पिटिशनर जिन्होंने स्ट्रॉन्गर क्लाइमेट एक्शन टू प्रोटेक्ट फ्यूचर जनरेशंस, यानी यहाँ पर अभी हमें कुछ ऐसी पॉलिसीज ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, उसको रोका जा सके, जिससे जो फ्यूचर है हमारी आने वाली जनरेशन का उनको एक बेटर और क्लीन इन्वायरमेंट देखने को मिले जिसमें पॉल्यूशन ना हो। तो इसने रिइंफोर्स किया कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी, यानी समानता का अधिकार इंटर जनरेशन में पॉल्यूशन के या फिर इन्वायरमेंट के बेसिस पर, मतलब कि उन्हें भी हमारे जैसे ही इन्वायरमेंट, साफ़ सुथरे क्लीन इन्वायरमेंट का बराबर से अधिकार है, क्योंकि वो जो है इस धरती में वो भी आने वाले हैं। तो जैसा हमें इन्वायरमेंट बढ़िया मिले वैसे उनको भी मिलना चाहिए। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पॉल्यूशन ना फैलाएं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।